बच्चों गुड इवनिंग। कल हम लोग समानता की बात कर रहे थे, उसमें कुछ तथ्य छूट गए थे, उन्हीं को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। उदाहरण सहित आप स्पष्ट कीजिए कि आधुनिक युग में प्राकृतिक असमानताएं परिवर्तनीय हैं। उत्तर: विज्ञान तथा चिकित्सा के क्षेत्र में अपार उन्नति हुई है, जिसके कारण आधुनिक युग में प्राकृतिक असमानताएं परिवर्तनीय हो गई हैं। जैसे विकलांग व्यक्ति अब विभिन्न प्रकार के अंगों तथा अन्य उपकरणों की मदद से ठीक तरह से काम करने योग्य बन रहे हैं। पहिएदार कुर्सी, कृत्रिम पाँव शारीरिक अक्षमताओं को काफ़ी सीमा तक दूर कर देते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी से व्यक्ति के चेहरे को ही बदला जा सकता है। उदाहरण के रूप में भौतिकविद स्टीफन हॉकिंस, जो शायद ही बोल या चल सकते थे, ने विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार से प्राकृतिक असमानता को आज के विज्ञान के युग में कम किया जा सकता है। आप लोग देख रहे हैं आजकल कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं, जिसमें विकलांग व्यक्ति बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, और जिसका ताज़ा उदाहरण है कि भारत की दूसरा जो स्वर्ण पदक है वो विकलांग महिला के द्वारा शॉट पुट में गोल्ड और ब्रॉन्ज दोनों मेडल जीते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो असमानता है, विकलांग असमानता है, वो आज हर क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर चल रही है। असमानता को दूर करने के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? असमानता को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं। अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने, आर्थिक विकास में गति लाने तथा सामाजिक समता की स्थापना को ध्यान में रखकर संविधान निर्माताओं ने संविधान में विस्तृत व्यवस्थाएं की हैं। इन व्यवस्थाओं में राजकीय सेवाओं में इनके प्रतिनिधित्व के प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण हैं। अनुच्छेद 16, 4 तथा 335 के माध्यम से संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को सुनिश्चित कर दिया है। इन अनुच्छेदों को ध्यान में रखकर केंद्र, राज्य व संघीय क्षेत्रों की सरकारों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय सेवाओं में स्थान आरक्षित किए हैं। केंद्र सरकार के अधीन सेवाओं में आरक्षण। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार केंद्रीय सरकार के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लिए 15% तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% आरक्षण है। यह आरक्षण सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, संवैधानिक तथा स्वायत्त शासी निकायों तथा भारत सरकार से सहायता या अनुदान लेने वाले संस्थानों पर भी लागू कर दिया गया है। राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्रों के अधीन सेवाओं में आरक्षण। अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की आवश्यकता केवल केंद्र सरकार के अधीन न होकर राज्य सरकारी व अनुसूचित संघीय क्षेत्रों में सरकारों के अधीन सेवाओं में भी की गई है। समानता के राजनीतिक पक्ष का विवेचन कीजिए। राजनीतिक समानता का अर्थ है कि राज्य में सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। प्रत्येक नागरिक को चुनाव में खड़ा होने का अधिकार होना चाहिए। अपनी योग्यता के अनुसार सरकारी पद प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए। सरकार यदि नागरिकों का पर अत्याचार करती है
तो प्रत्येक नागरिक को उसकी आलोचना करने का अधिकार होना चाहिए। किसी भी नागरिक को उसकी जाति, रंग, लिंग, संपत्ति, शिक्षा तथा धर्म आदि के आधार पर मतदान करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। एशिया और अफ्रीका के अभी ऐसे बहुत से देश हैं जहां राजनीतिक समानता स्थापित नहीं हुई है। फ्रांसीसी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक क्रांति कब हुई थी, उसका क्या नारा था? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 1789 ईस्वी में 1789 ईस्वी फ्रांसीसी सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक क्रांति हुई थी। इसने फ्रांसीसी राजतंत्र को लुई 16 के शासनकाल में सदा के लिए समाप्त कर दिया था। फ्रांसीसी क्रांति में भू सामंती, अभिजात्य वर्ग और राजशाही के विरुद्ध विद्रोह के दौरान स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का नारा था। क्या विशेष ज़रूरतों का सिद्धांत सभी के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत के विरुद्ध है? विवेचना कीजिए। उत्तर: नहीं, क्योंकि समानता के सिद्धांत को यथार्थ में बदलने के लिए औपचारिक समानता या कानून के समक्ष समानता आवश्यक तो है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। कभी कभी यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोग समान अधिकारों का उपभोग कर सकें, उनसे अलग अलग बर्ताव करना आवश्यक होता है। इस उद्देश्य से लोगों के बीच कुछ अंतरों को ध्यान में रखना होता है। विकलांगों की सार्वजनिक स्थानों पर विशेष ढलान वाले रास्ते, रैंप की मांग न्यायोचित होगी, क्योंकि इससे ही उन्हें सार्वजनिक भवनों में प्रवेश करने का समान अवसर मिल सकेगा। इसी तरह रात में कॉल सेंटर में काम करने वाली महिलाओं को कॉल सेंटर आते जाते समय विशेष सुरक्षा की ज़रूरत हो सकती है। इससे उसके काम के समान अधिकार की रक्षा हो सकेगी। समानता की कटौती को इन्हें नहीं वरन बढ़ावा देने वाले उपायों के रूप में देखा जाना चाहिए। प्राकृतिक और सामाजिक असमानताओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राकृतिक असमानताएं लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताओं, प्रतिभा और उनके अलग अलग चयन के कारण पैदा होती है, जबकि समाज जनित असमानताएं वे होती हैं जो समाज में अवसरों की असमानता होने या किसी एक समूह का दूसरे समूह के द्वारा शोषण किए जाने से पैदा होती है। प्राकृतिक असमानताएं लोगों की जन्मजात विशिष्टताओं और योग्यताओं का परिणाम मानी जाती हैं। कोई जन्म से किसी भी क्षेत्र में होनहार हो सकता है। साधारणतया प्राकृतिक असमानताओं को बदला नहीं जा सकता है। दूसरी ओर सामाजिक असमानता समाज पैदा करता है। समाज उनके लिए उत्तरदायी होता है, जैसे रंग, वंश या जाति के आधार पर भेदभाव। भारत में निम्न जातियों को मंदिरों में प्रवेश की मनाही सामाजिक असमानता का उदाहरण है। इस प्रकार की असमानता अनुचित है तथा इसका विरोध भी होता रहा है। राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक समानता में संबंध बताइए। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। लॉस्की का कहना है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मात्र एक कल्पना है। इस कथन का आशय यह है कि यह तथा आर्थिक समानता स्थापित नहीं होती, तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता व्यर्थ होती है। इस आशय को निम्न तर्कों द्वारा समझा जा सकता है। नंबर 1, पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता से आर्थिक शोषण में वृद्धि होती है तथा उससे आर्थिक असमानता पनपती है। नंबर 2, स्वतंत्रता का अर्थ मात्र बंधनों का अभाव नहीं होता। बंधन मुक्त स्वतंत्रता शक्तिशाली और स्वतंत्रता होती है। शक्तिशाली की स्वतंत्रता होती है। ऐसी स्वतंत्रता से आर्थिक समानता नष्ट हो जाती है। बंधन मुक्त स्वतंत्रता में फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत
चरितार्थ हो जाती है, क्योंकि जो ताकतवर होता है वही सभी चीज़ों पर अपना हक जमा लेता है। आर्थिक असमानता के वातावरण में व्यक्ति का विकास असंभव होता है। हॉब्स का कहना है कि भूख से मरते व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं होता है। आर्थिक असमानता के अंतर्गत लोकतंत्र की सफलता को आशा नहीं की जा सकती है। पितृसत्ता और नारीवाद से क्या अभिप्राय है? उत्तर: पितृसत्ता, पितृ से आशय एक ऐसी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था से है जिसमें पुरुष को स्त्री से अधिक महत्व और शक्ति दी जाती है। पितृसत्ता इस मान्यता पर आधारित है कि पुरुष स्त्री से भिन्न है और यही भिन्नता समाज में असमानता की स्थिति पैदा करती है। पितृसत्ता ने श्रम का विभाजन भी इसी भिन्नता के आधार पर किया है, जिसमें पुरुष की जिम्मेदारी सार्वजनिक और बाहरी दुनिया में है। पुरुष घर के बड़े बड़े कार्य करेंगे और महिलाएं और बाहरी दुनिया में है, और पुरुष घर के बड़े बड़े कार्य करेंगे और महिला केवल सहयोग करेंगी उसमें। नारीवाद स्त्री पुरुष के समान अधिकारों के पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत है। वे स्त्री या पुरुष नारीवादी कहलाते हैं। वे स्त्री पुरुष के जैविक विभेद और स्त्री पुरुष के बीच सामाजिक भूमिकाओं के विभेद के बीच अंतर करने का आग्रह करते हैं। जैनिक या लिंग भेद प्राकृतिक और जन्मजात होता है। दूसरी तरफ वह स्त्री निजी और घरेलू किस्म के कार्यों के लिए ही जिम्मेदार है। वह केवल घरेलू कार्य ही करे, लेकिन दुनिया भर में स्त्रियां बाहर जाकर कार्य करती हैं। नारीवाद का मानना है कि निजी सार्वजनिक के बीच यह विभेद है और समाज या व्यक्ति द्वारा गढ़ी हुई लैंगिक असमानता के सभी रूपों को मिटाया जा सकता है और मिटाया जाना चाहिए। आर्थिक समानता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? भारत के संदर्भ में उदाहरण दीजिए। उत्तर: उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण द्वारा। उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व को समाप्त करके सरकारी खातों द्वारा राज्य को समान रूप से वितरण किया जाना चाहिए, जिससे प्रत्येक राज्य इस व्यवस्था का लाभ उठाकर जनता तक ये सभी सुविधाएं मुहैया कर सकें। नंबर 2, समान कार्य के लिए समान वेतन। सभी सरकारी संस्थाओं में व्यक्तियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना तो विकलांगता, आर्थिक का और ना ही लैंगिक, ना ही रंग का। नंबर 3, व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान को मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य को दी जानी चाहिए और राज्य बिना किसी भेद के समान स्तर पर जनता की ये सुविधाएं उपलब्ध कराए, जिससे सभी व्यक्ति को समान रूप से आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हो सकें। आर्थिक सुरक्षा। राज्य का कार्य जनता को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह कार्य राज्य, जनता प्रशासन व पुलिस सहायता से ही संभव बना सकते हैं। विभिन्न वर्ग के व्यक्तियों की भिन्न भिन्न आवश्यकताओं को देखते हुए उनके साथ प्रायः भिन्नता के व्यवहार की आवश्यकता होती है। इस कथन पर अपनी टिप्पणी कीजिए। कोई भी समाज अपने सभी सदस्यों के साथ सभी स्थितियों में पूर्णतया एक समान बर्ताव नहीं करता है। लोगों से बराबर सम्मान का व्यवहार करने का मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा एक जैसा व्यवहार करना भी हो। समाज के सहज कार्य व्यापार के लिए कार्य का विभाजन जरूरी है। अलग अलग काम और अलग अलग लोगों को महत्व और लाभ भी अलग अलग मिलता है। कई बार इस बर्ताव में या इस भिन्नता में यह अंतर न केवल स्वीकार्य हो सकता है बल्कि ज़रूरी भी लग सकता है। इसलिए भिन्न भिन्न आवश्यकताएं ही लोगों की भिन्नता का व्यवहार करने के लिए मजबूर कर देती हैं।
एक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज की स्थापना कैसे हो सकती है? उत्तर: समाज में एक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज की स्थापना करनी है तो हमें समाज में समानता के तीनों आयामों को लक्ष्य करते हुए ही एक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज की ओर बढ़ा जा सकता है। समानता के तीन आयामों में परिवर्तन सुधारों द्वारा इस स्थिति को सुधारा जा सकता है। तीन आयाम इस प्रकार हैं: सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। राजनीतिक समानता के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को संविधान व कानून द्वारा समान अधिकार प्राप्त है। सबकी निम्न आवश्यकताएं पूर्ण हो। सामाजिक समानता के अंतर्गत सभी को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, शिक्षा प्राप्ति का पूर्ण अधिकार हो और समाज में स्त्री व पुरुष विकास के साधन दोनों को समान रूप से प्राप्त हो। औरतों के साथ भेदभाव न हो। राज्य अपनी भूमिका ईमानदारी से पूर्ण करे। आर्थिक समानता से आप क्या समझते हैं? उत्तर: आर्थिक समानता का मूल अभिप्राय रूसों के इस कथन में समझा जा सकता है। अर्थात रूसों ने कहा, सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए कि न तो अमीरों की संख्या बढ़ने पाए और न ही भिखमंगों की। अर्थात यह कथन आर्थिक समानता के इस रूप को प्रदर्शित करता है कि पूंजी की व्यवस्था और उसका वितरण इस रूप में हो कि पूंजी किसी के शोषण का माध्यम न बन जाए। मार्क्सवादी साम्यवादी ने इसी पूंजीवादी शोषण व्यवस्था को खत्म करने के लिए अपने तरीके के वर्ग विहीन समाज को आर्थिक समानता के साथ संबद्ध किया। आर्थिक समानता की मूल अवधारणा यही है कि समाज का कोई वर्ग दूसरे वर्ग का आर्थिक शोषण न कर सके तथा इसके लिए आर्थिक समानता की यह मूल अवधारणा रही है कि आर्थिक स्वतंत्रता सभी वर्गों को इस रूप में प्रदान की गई है कि हर व्यक्ति अपनी दक्षता के अनुरूप अपनी आर्थिक क्षमता और आर्थिक संपन्नता को बढ़ाने के लिए स्वतंत्र रहें तथा राज्य इस उद्देश्य का तब तक विरोध नहीं करे जब तक कि इस संपन्नता और क्षमता से किसी की अन्यायपूर्ण तरीके से आर्थिक स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। इसलिए आर्थिक समानता की मूल अवधारणा ही आर्थिक समानता की न्यायसंगत अवधारणा बनी है। इस आर्थिक समानता की अवधारणा को लोकतंत्री और समाजवादी देशों की शासन व्यवस्था में अपनाया जाता है, न कि निरंकुशवादी व्यवस्था में। नागरिक समानता स्वतंत्रता की पूर्व शर्त के रूप में आप टिप्पणी लिखिए। नागरिक समानता अर्थात कानून के समक्ष समानता और सभी पर एक से कानून लागू होना स्वतंत्रता के उपभोग के लिए एक महत्वपूर्ण तथा आवश्यक पूर्व शर्त है। इसके बिना कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का वास्तविक उपभोग नहीं कर सकता है। नागरिक समानता अर्थात किसी व्यक्ति के साथ उसके वंश, जाति, धर्म, रंग, जन्म स्थान तथा लिंग के आधार पर कानून कोई भेदभाव नहीं करेगा और न ही कानून का उल्लंघन करने वाले सभी व्यक्तियों को, चाहे उनका सामाजिक स्तर कुछ भी हो, समान दंड मिलेगा। कानूनी दृष्टि से समान समझे जाने पर प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति कानून की परवाह न करे और कानून उसका कुछ न बिगाड़ सके तो वह अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर कुठाराघात कर सकता है। जब कानून समान रूप से सब व्यक्तियों के जीवन तथा संपत्ति की रक्षा करता है तभी वह निर्भीक होकर अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग वास्तविक रूप में कर सकता है। इस प्रकार नागरिक समानता स्वतंत्रता की पूर्व शर्त है। बच्चों, इन सब चीज़ों से
आप लोगों को समानता के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अब मैं आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न छोड़कर जा रहा हूँ, जिनके उत्तर आप कमेंट्स में भेजें। पहला, ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में किस किस विकलांग व्यक्ति ने मेडल प्राप्त किया है भारत के लिए? दूसरा, मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक परिवार क्या है और इन दोनों परिवारों में क्या समानता है और क्या अंतर है? क्या मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक परिवार में माता और पिता दोनों की समानता बराबर है क्या? तो इन 3 प्रश्नों का आप उत्तर कमेंट्स में लिख करके दीजिएगा। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं।